ठीक है, आइए जुड़ते हैं दोबारा से। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगभग आधा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। उसी से आगे हम लोग अभी शुरुआत करेंगे। तो हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर चर्चा कर ली है। इसके बाद आधुनिक भारत दिया है अपने सिलेबस में। अभी थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि हम लोग थोड़ा आज डिस्कस कर पाएं। डाउट सेशन या फिर बैच को लेकर के जो भी आपके सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे हमने प्राचीन भारत में स्रोतों पर चर्चा की, ठीक उसी प्रकार आधुनिक भारत के लिए भी स्रोत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखें, पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट होंगे। इसी प्रकार फिर अभिलेखीय सामग्री आ जाएगी। सेम चीजें हैं, बस इनका रूप बदल गया है। यहाँ भी कॉइन्स हैं, सिक्के, मुद्रा शास्त्र जिसकी हमने पीछे बात करी थी। इसके अलावा इमारतें, साहित्य और यूरोपीय एवं भारतीय जीवन वृत्त तथा संस्मरण। अब यहाँ पर कुछ साहित्य में नई चीजें जुड़ गई हैं, जैसे कि अ, अब यूरोप वाले आ गए हैं और भारतीय भी अपने विषय में लिख रहे हैं। साथ ही साथ उनके जीवन के वृतांत या संस्मरण या यात्रा वृतांत, समाचार पत्र और मिशनरी साहित्य। मिशनरी क्या है? जो भी किसी मिशन को लेकर के आए, विशेषकर जो क्रिश्चियन धर्म है उसका जब प्रचार प्रसार भारत में होने लगा तो उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, मिशनरी। जो किसी विशेष मिशन को लेकर के आए, किसी धर्म के प्रचार के लिए ये लोग भारत में आए, तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर के काफी समाज सुधार के काम भी किए। विद्यालय खोले और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम उन्होंने यहाँ पर किया। विशेषकर जो यूरोपीय शिक्षा का शुरुआती प्रभाव भारत में दिखता है वो मिशनरी के माध्यम से ही हमको दिखता है। तो इनका साहित्य, ये तमाम चीजें आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए स्रोत बनते हैं। इसके अलावा फिर जो पहला टॉपिक आता है वो है औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय। अब औपनिवेशिक शक्तियां कहने से क्या तात्पर्य है? उपनिवेश, सीधी सी बात ये होती है, उपनिवेश से हम क्या समझें? किसी क्षेत्र विशेष में कोई व्यक्ति हैं, वो बड़े आराम से रह रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं। तो कोई अन्य देश, ये सपोज आपका ब्रिटेन है और ब्रिटेन आ गया आपका इधर भारत में। तो भारत में आकर के इन्होंने छोटे छोटे इलाके बनाए अपने। फिर धीरे धीरे ये व्यापार से शुरू हुआ और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया। तो जैसे ये लोग सूरत में आए, मुंबई में आए या फिर नीचे मद्रास वाले इलाके में आए, तो ये छोटे छोटे उपनिवेश इनके बन गए जहां पर पूरा शासन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वहां की अर्थव्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो इसी को अब ये जो उपनिवेश शब्द है, औपनिवेशिक शब्द है, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। औपनिवेशिक शक्तियां और औपनिवेशिक काल। तो इस प्रकार से किसी स्वतंत्र राज्य पर जब किसी अन्य का कब्जा हो जाता है तो उसको उपनिवेश क्षेत्र बोला जाता है। जैसे भारत एक समय पर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो औपनिवेशिक शक्तियों में ब्रिटेन एक उदाहरण है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? जो पुर्तगीज आए हैं वहां से इसकी शुरुआत हुई है भारत में। फिर धीरे धीरे आपको सारा क्रम मालूम है, पुर्तगीज है, फिर आपके डच हैं और तमाम अन्य कंपनियां भारत में आते रही, फ्रांस। और अंततोगत्वा फिर इनका मराठों से संघर्ष हुआ, इन्हीं शक्तियों का आपस में भी संघर्ष हुआ। तो ये सारे टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है कि कैसे ये भारत की ओर को आए, क्या क्या वो कारण थे। ब्रिटेन से या सॉरी यूरोप से इनको भारत की ओर को क्यों आना पड़ा, और शुरुआती उद्देश्य क्या थे, और बाद में किस तरीके से यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वो फिर यहाँ ये जो क्षेत्र है वो अपने उन्होंने टेरिटरी बना ली। फिर उपनिवेश से साम्राज्य में कन्वर्ट हो गए। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य हमने कहा, छोटे छोटे क्षेत्रों से फिर वो साम्राज्य बन गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय कैसे हुआ है और फिर उसको कैसे सुदृढ़ किया गया है, यही है सुदृढ़ीकरण। इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। फिर है यूरोपीय व्यापारी अंतर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। अभी जो पूरी हमने चर्चा करी उसमें लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए जो आगे लिखे हुए हैं। अंतर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का क्या क्या मतलब है? कि जो भी औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आई, वे आपस में ही प्रतिद्वंदी हो गई और
एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गई। तो इनमें आपके पुर्तगाली हैं, डच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उसके बाद फ्रांसीसी हैं। भारत ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी और अफ्रीका, इन सभी देशों में, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों में ये गए हैं। उधर अमेरिका में भी ये लोग पहुंचते हैं। तो ये सब डिटेल में बाद में समझेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ संबंध। तो कंपनी आई, कंपनी ने धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेट अपने कब्जे में लेने शुरू किए। शुरू में उनसे मित्रता करी और बाद में धीरे धीरे फिर उनकी आंतरिक नीतियों में, उनकी वैदेशिक नीतियों में, उनके प्रशासन में पूरे तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया। तो बंगाल पहला क्षेत्र था। उसके बाद अवध इनका शिकार बनता है इनकी पॉलिसीज का। हैदराबाद है, मैसूर है, और फिर बाद में एक लंबे समय तक का इनसे संघर्ष करने वाली जो आखिरी शक्ति है, जिसके विषय में ये माना जाता था, जैसे मुगल सत्ता की नींव हिलाने में सबसे बड़ा जिन्होंने योगदान दिया वो मराठे हैं। मराठे हैं, सिख हैं, और भी क्षेत्रीय शक्तियां थी। तो मराठे जब मुगलों का समापन हो गया, मुगल लगभग लगभग पतन की अवस्था में थे, उस समय ये माना जा रहा था कि मराठे शायद भारत का नेतृत्व करेंगे, संपूर्ण भारत को जीत लेंगे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं, जिसमें मराठे कमजोर पड़ गए और फिर सत्ता आगे पूरा हम ब्रिटिश रूल के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार सिखों का भी इतिहास है, क्षेत्रीय इतिहास। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ताज। अब ये दोनों, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? आपका 1757 में जब बंगाल विजय हुआ, बंगाल को जीता गया, प्लासी का युद्ध हार गया सिराजुद्दौला। उसके बाद कंपनी का रूल धीरे धीरे यहाँ स्थापित होने लगा। यहाँ से लेकर के लगभग 1857 की क्रांति तक, या 1858 मान लीजिए इसको, 1858 तक का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी रूल इसको कहा जाता है, उसने शासन किया है। सारी शक्तियां शासन की इसी के पास थी। लेकिन इसके बाद जो यह एक बड़ा जन विद्रोह हुआ, उसको देखते हुए ब्रिटेन में संसद में ये बात उठी और संसद ने ये तय किया कि अब कंपनी के अधिकार धीरे धीरे कम कर दिए जाएं, और जो सत्ता है वो संसद या फिर संसद के प्रतिनिधि भारत में सत्ता को चलाएंगे। तो यहाँ पर जो ताज है, और ब्रिटेन में जो महारानी है, या जो ब्रिटिश ताज है, उसी का शासन था। तो अब सीधा हम क्राउन के अंडर रूल में आ गए। तो यहाँ से 1858 से ये एक शासन व्यवस्था में बदलाव हमको दिखता है। तो ये दो चीजें हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ताज के अधीन प्रशासन। ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासन का विकास, कि किस प्रकार केंद्रीय प्रशासन इन्होंने चलाया और साथ ही साथ प्रांतीय स्वायत्तता भी बनाए रखी। जैसे बहुत सारे प्रांत जो थे उनको इन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, हालांकि वो रूल इन्हीं के अकॉर्डिंग चलाते थे, लेकिन वहाँ सीधी सत्ता ब्रिटेन की नहीं थी। तो 1773 से लेकर 1853 के आसपास ये चीजें चली। इसके अलावा परमोच्च शक्ति हम पढ़ते हैं इसमें। परमोच्च शक्ति का मतलब है कि इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे जो प्रांतीय शासन या जो रियासतों का शासन था। तो रियासत एक हिसाब से ताज के अधीन या फिर कंपनी के अधीन ही शासन चला रही थी। तो इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है परमोच्च शक्ति, मीन्स की जो पूरी की पूरी पावर थी वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के हाथ में ही थी। सिविल सेवा, किस तरीके से भारत में सिविल सर्विसेज का प्रारंभ होता है और उसके विकास का क्रम हमें इसमें पढ़ना है। न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, किस प्रकार शुरुआत में कलकत्ता से न्यायालय
स्थापित होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत भर में। और इनका एक हेड जो न्यायालय हुआ करता था वो लंदन में हुआ करता था शुरुआती दौर में। तो न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे, पुलिस के विषय में पढ़ना है, सेना का स्वरूप कैसा था ये पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किस तरीके से अपनी बिल्कुल निम्न स्थिति में पहुंच गई थी शुरुआती कालखंड में 1757 से लेकर के विशेषकर 1858। और उसमें भी अगर आप 1800 से लेकर के 1800 से लेकर के 1857 के बीच में अगर देखते हैं तो पूरी तरीके से ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको पंगु बना दिया गया इस समय। तो यहाँ हमें फिर ब्रिटिश शासन के अधीन अर्थव्यवस्था पढ़नी है, किस किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहा था। जैसे आप देखेंगे भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, आत्मनिर्भर जो हमारा पूरा समाज था, ग्रामीण समुदाय थे, शिल्पकार थे, और दस्तकारी प्रथा थी, खेती थी, ये सब में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इनके बदलाव का जो असर दिखता है वो आम जनमानस में दिखता है। जैसे कि खेती बाड़ी में जो लोग लगे हुए थे वो बहुत ज्यादा भू राजस्व व्यवस्थाओं से तंग आकर के बाद में शिफ्ट कर जाते हैं। जब यहाँ नए उद्योग लगते हैं तो एक नया औद्योगिक या मजदूर वर्ग जिसे हम कहते हैं वो तैयार होता है। उधर गांवों से लोग निकल करके काम की तलाश में शहरों की ओर को आते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर यहाँ बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत गहराई से समझने वाला टॉपिक है। द ट्रिब्यून, इसके कृषि का विस्तार और वाणिज्यीकरण। अब कृषि का वाणिज्यीकरण से क्या मतलब है कि जो भी फसलें हैं उनका बाजारीकरण करना। गवर्नमेंट ये तय करेगी कि किसान को क्या बोना है और किस दर पर उसको गवर्नमेंट खरीदेगी। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कृषक की स्वतंत्रता यहाँ इससे समाप्त हो गई। उसे ये भी अधिकार नहीं था कि उसको अपने खेत में कौन सी फसल बोनी है। इसी के साथ साथ ये इन्हीं नीतियों के चलते, ये जो दमनकारी नीति थी इन्हीं के चलते चलते अकाल जैसी स्थिति पड़ी, महामारी होने लगी। तो फिर अकाल आयोग का गठन होगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। बहुत सारे अकाल पड़े हैं इस बीच में, 1700 से लेकर के 1750 से लेकर के 1800 के बीच में। फिर 1900, ये पूरी सदी यहाँ बहुत भयंकर अकाल पड़े हैं। उड़ीसा में देखेंगे आप, बंगाल में देखेंगे। इवन जब हम बात करते हैं आनंद मठ जैसी पुस्तक की तो वो पूरी पूरी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और उस समय भी एक भयंकर अकाल की चपेट में पूरा बंगाल वाला क्षेत्र था। भू अधिकार पढ़ते हैं कि भूमि पर अब किस तरीके से अधिकारों के नियम बदलते दिखते हैं। भू व्यवस्था देखेंगे, इस पर बात कर ली है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता देखेंगे कि किसान किस तरीके से साहूकारों, सूदखोरों के जाल में फंस रहे थे। हस्तशिल्प बात कर ली है कि हस्तशिल्प किस तरीके से उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई। ब्रिटिश औद्योगिक नीति, तो उद्योग के संदर्भ में इनकी नीति, जैसे कौन कौन से प्रमुख उद्योग उस समय लगे हैं। फिर फैक्ट्रियों, नई नई फैक्ट्रियां लगी थी, उनके लिए नियम बने। जैसे शुरुआत में हम देखते हैं कि 15-15 घंटे यहाँ पर काम कराया जा रहा था। उसमें महिलाओं के लिए कोई नियम तय नहीं थे कि वो उनको कम समय काम करना पड़ेगा। और शुरुआत में तो महिलाओं को जो सैलरी थी वो पुरुषों की अपेक्षा बड़ी कम मिलती थी। वैसे ही छोटे जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी कुछ इसी प्रकार के नियम थे कि वो उनकी आयु सीमा तय नहीं थी। 7-7 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो तय नहीं थे। तो ये सारी चीजें, इनको देखते हुए इनमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि विवाह एक्ट जो आता है, विवाह के नियम बदलते हैं, उसमें एज बढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार फैक्ट्री के लिए भी काफी सारे नियम बने हैं, श्रमिकों के संदर्भ में, मजदूरों के संदर्भ में। फिर धीरे धीरे मजदूर अपनी आवाज उठाने लगे। मजदूर संघ या फिर मजदूरों ने आंदोलन किए, ठीक है। तो मजदूरों ने संघ बनाए और फिर आंदोलन किए, और इन्हीं आंदोलनों का जो रिजल्ट था वो हमें अलग अलग अधिनियमों के रूप में या फिर
जो नियम बने परिवर्तित, उनके रूप में देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति नई व्यवस्थाएं चल रही थी, हालांकि पहले स्वरूप कुछ और था। फिर बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत होती है भारत में। हालांकि उससे पहले भी ये सब चीजें भारत में थी, लेकिन थोड़ा सा उनका स्वरूप अलग था। रेल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं वो इसी रेल को बिछाते समय शुरुआत में जो ईंटें मिली उस पटरी के आसपास, तो वहां से कई नई सभ्यताएं प्रकाश में आई, उनका अस्तित्व स्वीकारा गया। तो रेल अपने आप में महत्वपूर्ण है, और रेल के संदर्भ में ये भी माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश वासी, यानी ब्रिटेन से जब लोग आने लगे तो उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ के जो बड़े पूंजीपति लोग थे उन्होंने भारत में जो ये उद्योग चल रहे थे, रेल अपने आप में एक उद्योग था, तो रेल उद्योग में उन्होंने खूब पैसा लगाया और खूब इससे पैसा भी कमाया। तो ये एक अलग टॉपिक है। भूतल परिवहन, तो जो हम लोग सड़कें इत्यादि देखते हैं, तो ये परिवहन पूरा का पूरा ये भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसमें विकास हुआ ब्रिटिश पीरियड में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संक्रमणाधीन भारतीय समाज। तो ये क्या है, संक्रमण को हमें समझना होगा। संक्रमण क्या है, जैसे हम सिंपली अगर इस संक्रमण को देखें, कोई संक्रामक रोग होता है, जैसे मीन्स कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बदलाव। अभी जो व्यक्ति स्वस्थ था वो अचानक से किसी बीमारी के चपेट में आया, बीमारी से संक्रमित हो गया, तो अब उसकी अवस्था बदल गई। तो यही संक्रमण है। संक्रमण को यहाँ अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, तो जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं किसमें, भारतीय समाज में, वो यहाँ हमें समझना है। और वो हुए किन की वजह से, क्योंकि नए समाज के लोग यहाँ आए हैं, नए नया शासक वर्ग यहाँ आया है, और उनके अपने अलग संस्कृति है, उसका प्रभाव धीरे धीरे भारतीयों पर पड़ा। इसमें जैसे कि ईसाई धर्म का आगमन, मिशनरी बात कर चुके हैं, धर्म प्रचारक, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक आप इनको कह सकते हैं, इनकी गतिविधियां। तो इन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ इंडिया में आप देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, जो कि इसी समय जिन्होंने इसी समय बड़े पैमाने पर चेंज देखने को मिलता है भारतीय समाज में, इन्हीं धर्म प्रचारकों की वजह से। जन सामान्य को तत्व संबंधी लाभ, जैसे कि शिक्षा, शिक्षा का प्रसार होने लगा, स्वास्थ्य संबंधी नई प्रौद्योगिकी डेवलप हुई, तो उसमें एक चेंज देखने को मिला। सामाजिक और स्वास्थ्य विज्ञान, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासन के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था। तो सीधा सा है कि किस तरीके से शुरुआती यूनिवर्सिटीज बनी, या उससे पहले हम देखें भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो आप पेडागोजी में भी पढ़ते हैं, वो आपको पूरा पूरा इसमें मिलेगा। प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पूर्व का लगभग लगभग वो सारा इसी ब्रिटिश पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें मैकॉले मिनट है आपका, वुड डिस्पैच है, अन्य तमाम हंटर कमीशन है, ये सारा इसके अंतर्गत आता है कि किस प्रकार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हुआ, या क्या शैक्षिक व्यवस्थाएं इन्होंने लागू करी। फिर आपका भारतीय पुनर्जागरण है। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय जो अब ये सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखिए शिक्षा का प्रसार जब भारत में हो रहा है, और भारतीय जब यूरोप से आए हुए लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, नए विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, नई पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो वहां से उनके भीतर एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है, और इसी को कहा गया पुनर्जागरण। ठीक है, भारत के संदर्भ में अलग है, और विश्व इतिहास में हम पुनर्जागरण वैश्विक स्तर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन अ, होते हैं। इसके बाद जब भारतीयों में ये भाव आने लगे, स्वतंत्रता के भाव आने लगे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होते हैं वो इसी पुनर्जागरण के बाद,
अमेरिकन जो क्रांति है, रशियन क्रांति है, इन सब से प्रभावित होने के बाद भारतीय धीरे धीरे अपने धर्म के प्रति भी सजग होने लगे, और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको भी धीरे धीरे दूर करने लगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, श्रद्धानंद जी है, विवेकानंद जी है। तो ये तमाम लोग उठ खड़े होते हैं, और भारतीयों में जो विसंगतियां आ गई हैं धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके प्रति समाज को सजग करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक वही है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं इसके मुख्य प्रवर्तक। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आई, उसके बाद आपका पुस्तकों का आविष्कार, और फिर धीरे धीरे जन साधारण तक का किताबें पहुंचना एक बड़ी बात होती थी इससे पहले, लेकिन अब वो चीजें सब आम होने लगी, क्योंकि एक उस पर जन सामान्य को इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं थी पुस्तकें। तो अब उस पर एक विशेष वर्ग का अधिकार न रहा। अब जन सामान्य भी इन चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकता था। तो पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां हुई, और जनमत निर्माण होने लगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, पुनर्जागरण, भारत में शिक्षा पद्धति, और यूरोपियों के प्रभाव से जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन आए, ये लगभग मिले जुले टॉपिक है। इसके बाद फिर है आपका स्वाधीनता संघर्ष। स्वाधीनता संघर्ष में ये सीधा सीधा हमारा शुरुआत हो जाती है आपका कांग्रेस के गठन के बाद। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, और राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक और आर्थिक आधार। ठीक है, तो किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का या राष्ट्रवाद के बीज पड़े भारतीय जनमानस में, और फिर उसके बाद कैसे अ, आम वर्ग भी इन आंदोलनों से जुड़ा। ठीक, और इसका जो मुख्य कारण था वो भारत का दोहन था। जिस प्रकार 1757 के बाद एक लूट का शासनकाल चला ब्रिटिश पीरियड में, उस पर जब पुस्तकें लिखी जाने लगी, अब आप देखिए बिल्कुल एक ऑर्डर में ये पूरा टॉपिक चल रहा है। आप देखेंगे पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण फिर प्रिंटिंग प्रेस, फिर आम वर्ग जो पुस्तकें अब पढ़ रहा था वो धीरे धीरे पुस्तकें लिख भी रहा था। पत्रकारिता के माध्यम से भी वो अपनी बातें जनता तक भी पहुंचा रहा था, और आपका शासन का विरोध भी कर रहा था। तो इसी क्रम में दादा भाई नवरोजी, रमेश चंद्र दत्त, अन्य इस प्रकार के तमाम आर्थिक इतिहासकार या आर्थिक भारत की अर्थव्यवस्था पर जिन्होंने खूब लिखा है, उन्होंने ये बात सबसे पहले सामने रखी कि किस प्रकार आर्थिक रूप से भारत का दोहन ब्रिटिश काल में हो रहा है। तो ये एक बड़ा कारण था राष्ट्रवाद के उद्भव का। फिर अगला है आपका 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह, इसके कारण क्या थे? इससे पूर्व में भी कई विद्रोह हुए थे, लेकिन वो छुटपुट विद्रोह थे। ये अपने आप में बड़ा विद्रोह था, इसके लिए इसकी चर्चा अधिक होती है। इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम हमने अभी एक परिणाम तो हमने बहुत बड़ा परिणाम अभी ऊपर चर्चा करी, कि भारत में सत्ता दो तरीके से चली ब्रिटेन की। एक तो कंपनी के रूप में हम देखते हैं 1757 से लेकर के 1857 तक। उसके बाद फिर जो ताज है, ब्रिटिश ताज या जिसको हम ब्रिटिश राज बोलते हैं, वो शुरू होता है। फिर ब्रिटेन की संसद का सीधा सीधा हस्तक्षेप भारत की राजनीति में रहा। मीन्स कि उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर भारत में शासन चलाता दिखता है। तो 1857 का विद्रोह उसी का यह परिणाम था कि कंपनी से सत्ता की बागडोर छीन के क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद विभिन्न आंदोलन हुए हैं इसी क्रम में। जैसे इसी के पैरेलल चल रही हैं वो सारी चीजें। जनजातीय आंदोलन है, कृषक आंदोलन है। तो ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। इसकी पृष्ठभूमि पीछे तैयार हो गई है, जो टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली है, और किस प्रकार इसका जन्म हुआ और कैसे धीरे धीरे इसका विकास हुआ, ये सब हमें पढ़ना है 1885 से लेकर 1920 तक। 1885 में गठन हुआ, फिर लगभग 3 कालखंडों में हम यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं।
जैसे कि आप देखेंगे 20-20 वर्षों का कालखंड ये रहा है पूरा। इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हम अब यहाँ से इसको एक नया टॉपिक कहेंगे। ठीक है, स्पेस कम है तो मैं बहुत बच बच के लिख रहा हूँ। जब आप मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हम लोग समझेंगे चीज़ों को। अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1885 से इसकी शुरुआत मोटे तौर पर मान ली जाती है कांग्रेस के गठन के बाद से। और 1885 से लेकर 1905 तक का एक कालखंड चलता है। 1905 से लेकर के 1919 तक का एक जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं लगभग लगभग। और फिर 1919 से भारतीय राजनीति में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, 1919 से लेकर के 1947 तक। अब अगर बहुत तेजी से हम इसको समझें तो 1885 से 1905 तक का ये जो कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, इनका मुख्य केंद्रीय विषय क्या रहा? ये बहुत नरमता से पेश आए, तो ये नरम दलीय यहाँ पर बहुत आप इसको कह सकते हैं कि इस पर ये जो कांग्रेस था, ये जो कांग्रेस थी, इस पर पूरा पूरा प्रभाव था नरम दल के लोगों का। नरम दल। इसके बाद फिर जो प्रभाव में आई कांग्रेस वह आती है गरम दल के। तो इस बीच में 1905 से 1919 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो प्रभावी रहे वो गरम दल के लोग रहे। इसके बाद फिर गांधी जी का युग आ जाता है, तो यहाँ से भारतीय राजनीति के केंद्र में गांधी जी आ गए। ठीक है, तो ये तीन पड़ाव हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। फिर आगे चलेंगे वामपंथी दल और भारत में वामपंथी राजनीति। तो कम्युनिज्म, मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने शुरुआत इसकी करी थी, और धीरे धीरे वो रशिया, जर्मनी, इन देशों से होता हुआ भारत में भी इसकी दस्तक होती है। और भारत में कई सारी पार्टियां बनी उस दौर में, स्वतंत्रता के लिए लड़ी। और आज भी उन्हीं पार्टियों के सक्सेसर हमको दिखते हैं। तो भारत में वामपंथी राजनीति यानी कम्युनिज्म को हम पढ़ेंगे, उसके अलग अलग रूप पढ़ेंगे। फिर आपका आता है स्वदेशी आंदोलन। ये भी पैरेलल चल रहा है। इधर आपका बंग भंग आंदोलन, यानी बंगाल को जो डिवाइड करने की नीति चलाई थी, बंगाल विभाजन भी इसको कहते हैं। और बाद में फिर बंगाल को यूनाइट करना पड़ा। इसके साथ साथ ही देश तथा विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियां, यानी क्रांतिकारी आंदोलन, वो सारे के सारे इसी टॉपिक के अंदर इन्होंने कवर किए हैं। फिर इस पर हमने बात कर ली है। गांधी और गांधीवादी आंदोलन, ये दौर पूरा चलेगा। गांधी जी की एंट्री भारतीय राजनीति में 1919 के आसपास होती है, राजनीतिक एंट्री। और 1947 तक का ये प्रभावी रूप से दिखते हैं भारतीय राजनीतिक पटल पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दलित समाज। दलित समाज से संबंधित आंदोलन पढ़ेंगे इन्हीं के साथ साथ। जैसे आपका साउथ में जस्टिस पार्टी, रामास्वामी नायकर की, और अंबेडकर, और पेरियार। ठीक है, तो पेरियार का संबंध ही है जस्टिस पार्टी से। इसके अलावा सांप्रदायिक राजनीति का अभ्युदय हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार संप्रदाय से जुड़ी हुई राजनीति हो रही थी, जिन्ना का उद्भव। ठीक है, तो साथ साथ ही साथ अब मुस्लिम राजनीति के विषय में भी हम लोग को यहाँ पढ़ना है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, भारत का विभाजन। तो ये भी दोनों सरल सरल से टॉपिक हैं। ये भी इसमें दिए हैं, ये भी पढ़ने हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान का निर्माण और राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। अब देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा उत्तराखंड से इन्होंने दे दिया है, बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान है, तो इसके कुछ अंश हम लोग पढ़ेंगे। ये एक नया सा टॉपिक है इसमें। ठीक,
अगला फिर